कल्पना कीजिए कि अगर उन्हें भारी बहुमत मिल गया होता, क्या ये संविधान बच पाता? क्या नहीं बचता। तो संविधान हत्या की बात करने वाले इसी संविधान के हत्यारे बन जाते, जिस संविधान की हत्या की बात आज वो संवैधानिक शक्तियों के डर से कर रहे हैं। बैठे हुए हमारे साथीगण और ऑडिटोरियम में बैठे हुए साथी, मैं अपनी बात इस बात से प्रारंभ करना चाहूँगा कि जो नागरिक स्वतंत्रताएं हैं आज के संदर्भ में, उसकी क्या चुनौतियां भी हैं, और एक बहुमतवादी राजनीति अगर इस प्रकार की व्यवस्था बनती है तो वो चुनौतियां और कितनी गंभीर हो जाएंगी। मैं अपनी बात प्रारंभ इस बात से भी करना चाहूँगा, कल दिल्ली विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग थी, उसमें पाठ्यक्रम और तमाम सारी चीज़ों को पारित कराया जाता है। और एक दिन पहले ये खबर आई थी कि लॉ फैकल्टी में वहाँ की फैकल्टी ने जो है मनुस्मृति से संबंधित सजेस्टेड रीडिंग को प्रपोजल के रूप में भेजा है, यानी मनुस्मृति को पढ़ाने की फर्स्ट सेमेस्टर और फिर एक और सेमेस्टर में कोशिश। लेकिन ये देखिए कि जब शिक्षकों की ओर से, प्रगतिशील शिक्षकों की ओर से और संगठनों की ओर से दबाव बढ़ा और जो राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, उन बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में वाइस चांसलर को ठीक एकेडमिक काउंसिल के एक दिन पूर्व मीटिंग करके ये कहना पड़ा कि ये प्रपोजल को हम ड्रॉप कर रहे हैं, यानी वो प्रपोजल एकेडमिक काउंसिल में कल नहीं रखा गया। कल्पना कीजिए कि यदि प्रतिरोध नहीं होता शिक्षकों के द्वारा या प्रगतिशील संगठनों के द्वारा, ये प्रतिरोध नहीं किया जाता, तो लॉ फैकल्टी में न्याय शास्त्र के नाम पर मनुस्मृति पढ़ाने की ठीक इसी सत्र से प्रारंभ होने वाला। और मनुस्मृति में क्या पढ़ाया जाता? महिलाओं के संबंध में, वर्ण व्यवस्था के संबंध में, समाज के दलितों और समाज के अस्पृश्यों के संबंध में, वो तमाम बातें हम कल्पना करके शहर जाएंगे। ये एक कोशिश थी। वो किस बात का द्योतक है? उनकी लगातार ये कोशिश हो रही है कि भारतीयता के नाम पर वो तमाम चीज़ें पढ़ाई जाएं, समाज के ऊपर थोपी जाएं, युवाओं की पीढ़ी को बताई जाएं, जो समानता के मूल सिद्धांत और स्वतंत्रता के मूल सिद्धांत के प्रतिकूल हैं। ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या खतरे थे और क्या खतरे अब भी हैं। मैं बहुमतवाद की जब बात कर रहा हूं, यानी एक ऐसी विचारधारा या एक ऐसी फिलॉसफी जिसमें समाज का बहुसंख्यक राजनीतिक शक्ति के रूप में अपने वर्चस्व को स्थापित करने का, चाहे वो धर्म हो, चाहे भाषा हो, चाहे किसी अन्य प्रकार से अपना अधिकार समझता हो, और उसके द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में निर्णय लेने के अधिकार से जो निर्णय लिए जाते हैं वो समाज के अन्य समूहों को, खास करके अल्पसंख्यकों को प्रभावित करेगा। अब कल्पना कीजिए जब ये आप कहते हैं, और आपने देखा भी होगा कि ये लगातार जो विगत 10 वर्ष हैं, उन 10 वर्षों में किस प्रकार से धर्म राजनीति में प्रवेश कर गया, सत्ता प्रतिष्ठान किस प्रकार से धर्म को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा और एक खास प्रकार की धार्मिक सोच और जीवन पद्धति को, यद्यपि वो जीवन पद्धति और धार्मिक सोच भी हिंदुस्तान के बहुसंख्यक जनता द्वारा समर्थित नहीं है। अन्यथा जो लोग इस बात का दावा करते रहे हैं उन्हें तो बहुत पहले बहुत समर्थन भी मिल जाता, सरकार भी बन जाती, लेकिन वो सरकार तो बना नहीं पाए बहुत पहले तक। और जो मत प्राप्त भी हुआ था, टोटल वोट जो दिए गए उसका 37%। अगर इस देश में हिंदू समुदाय के नाम पे अगर देखें, धार्मिक समूह के नाम पे 81 to 82% लोग हैं टोटल।
अगर इलेक्टोरेट के टर्म में भी उसको देखेंगे तो उनकी संख्या के अनुपात में उनको क्या समर्थन मिला। इसलिए उनका दावा खोखला है कि सभी हिंदू समुदाय के लोग किसी ऐसी बहुमतवादी राजनीति का समर्थन कर रहे हैं या उसके पक्षधर हैं। एक और बात मैं सिर्फ इसलिए ये बातें कहना चाह रहा हूं, CSDS के एक सर्वे में ही आया था ठीक इलेक्शन के पूर्व कि राम मंदिर के नाम पे जो इन्होंने तमाशा किया था, कितने लोग राम मंदिर को इस लोकसभा के चुनाव में मत देने का आधार या महत्वपूर्ण मुद्दा समझते हैं। 8% लोगों ने कहा, जस्ट 8%। इसका मतलब है कि लोगों की समस्याएं कुछ और हैं। जो चाहते थे, और ये आपने परिणाम भी देख लिया, यदि इलेक्शन कमीशन और प्रशासन के द्वारा जो बेईमानी की गई ये सब कुछ नहीं होता तो बनारस की धरती पर, धार्मिक धरती पे, जो हिंदुओं की पवित्र धरती मानी जाती कही जाती है, मोदी वहां से चुनाव हारते और साथ ही साथ हिंदुस्तान में 240 की जो संख्या वो पहुंचे वो भी नहीं पहुंचते। मैं कह रहा हूं कि आखिरकार सत्ता प्रतिष्ठान में ही नहीं, समाज की सोच में उन्होंने बहुमतवादी दृष्टि को लाने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश थी कि देश किसी धर्म विशेष का है और जो अन्य लोग हैं उन्हें नागरिक समानता पाने का, नागरिक स्वतंत्रता पाने का अधिकार नहीं है। दो स्तर पर इस चीज को आप समझिएगा कि आखिरकार इस दौर में नागरिक स्वतंत्रता पर किस प्रकार का अतिक्रमण और हमला हुआ है। उसमें एक तो वो है कि जो इनकी ऐसी सोच विचारधारा हिंदुत्ववादी दृष्टि के विरोधी हैं, जो मानते हैं कि यह दृष्टि भारतीय समाज के अनुकूल नहीं है, लगातार उन पर हमला होता रहा है, लगातार उन पे दमन की कोशिश और तो और उन्हें डराने की कोशिश। उसमें सभी धर्मों के लोग हैं जो उनकी उस विचारधारा से सहमत नहीं है और अंततः ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिसेंट, यानी कि जो उनके विरोधी हैं एक प्रकार से विरोध को ही क्रिमिनलाइज कर दीजिए और फिर उसके बाद देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, अर्बन नक्सल और तमाम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल और तो और सेडिशन लॉ लगाइए, UAPA और तमाम लगाइए। ये एक प्रकार के नागरिक स्वतंत्रताओं पर जो है उस समूह पर हमला था। और दूसरा हमला जो है, जो और घातक हमला है, ये तो हमला था ही, दूसरा जो घातक हमला था समाज के, भारतीय समाज के अल्पसंख्यक, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और मूल रूप से अल्पसंख्यक में जो मुस्लिम संप्रदाय है, मुस्लिम धर्मावलंबी हैं, उसको कैसे लगातार आतंक के साए में जीने के लिए इस जनतांत्रिक, सो कॉल्ड जनतांत्रिक व्यवस्था में बाध्य किया जाए। और ये आप महसूस करेंगे व्यक्तिगत रूप से बात करने के बाद कि किस आतंक के साए में वो लगातार जी रहे थे और अभी जी रहे हैं। खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। ऐसी स्थिति में ये दूसरे प्रकार का, तो नागरिक चाहे प्रतिरोध करने वाला नागरिक हो, असहमति रखने वाला नागरिक हो या धार्मिक आधार पर कोई अन्य नागरिक हो, भारतीय संविधान जिस नागरिक समानता और नागरिक स्वतंत्रता की बात करता है, जो प्रावधान उसमें है, उसका तो वो एक प्रकार से हनन, एक प्रकार से उस पर हमला और अतिक्रमण है। तो यदि किसी धर्म विशेष के नागरिक के धार्मिक स्वतंत्रता के और धार्मिक जीवन पद्धति के अधिकार पर आप हमला करते हैं सिर्फ इसलिए कि आप इस धर्म विशेष को बिलोंग करते हैं, उस धर्म से जुड़े हुए थे, ये नागरिक स्वतंत्रता पे बहुत जबरदस्त हमला था, है और अभी जैसा मैंने कहा कि खतरा टला नहीं। ये दो प्रकार के जो नागरिक स्वतंत्रताओं पर हमले थे। अब जो है कुछ और बातों को देखेंगे कि ये एक प्रकार की कल्चरल इंजीनियरिंग करने की लगातार कोशिश कर रहे थे। एकेडमिक फील्ड में हमारे साथी ने बताया कि JNU के संबंध में विश्वविद्यालयों में उन्होंने एकेडमिक फ्रीडम को लगभग खत्म करके वहां पर आप कोई भी ऐसा आयोजन नहीं कर सकते जो उस विचार, उस दृष्टि और उस राजनीतिक धार्मिक सोच के प्रतिकूल है।
उसके लिए तमाम तरह के आपको आपत्ति मिलेंगे और ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी ओर विश्वविद्यालयों में लगातार उस खास विचारधारा और आरएसएस के संगठन और उसके जो पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए संगठन से उनके लोग नियमित रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय में आ रहे हैं और तमाम जो प्रशासनिक वाइस चांसलर से लेकर के अन्य प्रशासनिक अधिकारी वहां बैठे होते हैं। इसका क्या अर्थ जाता है? वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं युवाओं में, विद्यार्थियों में? पूरा विश्वविद्यालय इसी सोच को मानता है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी और तमाम जो अधिकारी हैं उसी सोच को बिलोंग करते हैं और इस प्रकार से ये संदेश युवाओं में देकर के उनकी दिमागी परिवर्तन जो है करने की कोशिश है। मैं तो पूरे प्रकरण को देखता हूं और समझने की कोशिश करता हूं, ये मानता हूं एक खास प्रकार का नागरिक बनाने की कोशिश, और नागरिक से ज्यादा एक खास प्रकार के प्रजा बनाने की ये कोशिश है। एक खास प्रकार के, आप किसी धर्म के हों, किसी विचार के हों, लेकिन नागरिक के रूप में आपको ऐसी ही सोच रखना होगा, ऐसी ही विचारधारा रखनी होगी और ऐसा ही आचरण करना होगा। और राजनीति की मैं जब बात कर रहा था कि बहुमतवादी मेजॉरिटेरियनिज्म, तो राजनीति समाज में विद्यमान जो शक्ति संबंध हैं उन शक्ति संबंधों को समझने की कोशिश है और उसका अध्ययन है वो। तो शक्ति संबंध को कैसे आप बदलेंगे? अब तक शक्ति संबंध का आधार कुछ और था, आप उसका शक्ति संबंध का आधार धार्मिक बना दीजिए, तो निश्चित रूप से संख्या बल के आधार पर जिनकी संख्या कम होगी वो संख्या जो है धर्म के आधार पर प्रभावित हो जाएगी। जो बहुसंख्यक होगा वो अपनी धार्मिक विश्वासों को थोपने की कोशिश करेगा और राष्ट्र और धर्म को आप एकाकार कर दीजिए। तो ये सारे अंततः जो है नागरिक स्वतंत्रताओं पर ही हमला है और एक ऐसे नागरिक का निर्माण जो लोकतांत्रिक, मैं उदारवादी लोकतांत्रिक की बात कर रहा हूं, जो लिबरल डेमोक्रेसी, उस लिबरल डेमोक्रेसी में भी एक स्वतंत्र नागरिक, एक समान नागरिक जिसको धार्मिक स्वतंत्रता भी है और राज्य एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य के रूप में विद्यमान हो, तो उस नागरिक को बिल्कुल अलग किस्म का नागरिक बनाने की ये कोशिश। और ऐसी स्थिति में ये सारे आक्रमण और सारी कोशिशें, और इसीलिए मैंने कहा कि एकेडमिक फील्ड में कैसे करेंगे आप, जैसे एक ऐसे नागरिक का, युवा पीढ़ी को, जो विद्यार्थी स्कूल्स में भी आप जानते हैं एनसीईआरटी के जिस प्रकार से सिलेबस में परिवर्तन किए जा रहे हैं, क्या हटाए जा रहे हैं और क्या लाए जा रहे हैं। जिसे हटाया गया वो तथ्य पर आधारित है, तर्क पर आधारित है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, और जो लाया जा रहा है न उसमें तथ्य है न हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, लेकिन वो लाया जा रहा है। ये वैसा ही है जैसे माननीय प्रधानमंत्री जो अपने को अविनाशी भी कहते हैं, उन्हें पता चल गया कि अविनाशी आप नहीं है, विनाश भी हो सकता है, कुछ हद तक तो विनाश हो ही गया। ऐसी स्थिति में वो जो कोशिश कर रहे हैं कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की मां कौन थी? गुजराती थी। अब विद्यार्थी ये मान के पढ़ें और पढ़ें, तो आप जिन तथ्यों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि सच्चाई तो ये है कि ये संविधान हत्या दिवस मनाने की कोशिश कर रहे हैं और गजट नोटिफिकेशन किया है। 10 वर्षों में संविधान हत्या की याद तो नहीं आई, अब क्यों याद आई है? इमरजेंसी के प्रसंगों को भी एनसीईआरटी की किताबों से हटाया गया है। एक तरफ तो उन पर जो प्रतिबंध लगाए गए, चाहे गांधी की हत्या के समय चाहे इमरजेंसी, वो भी हटाए जा रहे हैं। तो अगर इमरजेंसी से तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है और संविधान प्रेमी हो, नागरिक स्वतंत्रता प्रेमी हो, तो तुम उस संबंधित विषयों को क्यों हटा रहे? यानी ये दोहरी सोच है। चूंकि संविधान को लेकर के इस चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने भी और नागरिक संगठनों ने भी लगातार बात की, ये संविधान को बचाने का संघर्ष है। इस देश में संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी, भारतीय संविधान रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेकर के आप मतदान कीजिए। इसलिए ये डर कि चूंकि संविधान को बचाने के लिए जनता ने वोट डाला और अंततः उन्हें 272 का मैजिक नंबर नहीं मिला, 400 पार की बात तो दूर की बात है। लेकिन अगर 400 पार हो जाता, 370 पार हो जाता, 370 का भी सिंबॉलिक अर्थ था। वो कश्मीर में जिस प्रकार से
और लोकतांत्रिक ढंग से जो है 370 को हटाया गया और 370 का वो प्रतीक को इस्तेमाल कर रहे थे और 400 पार की बात तो कर ही रहे थे। कल्पना कीजिए कि अगर उन्हें भारी बहुमत मिल गया होता, क्या ये संविधान बच पाता? क्या नहीं बचता। तो संविधान हत्या की बात करने वाले इसी संविधान के हत्यारे बन जाते, जिस संविधान की हत्या की बात आज वो संवैधानिक शक्तियों के डर से कर रहे हैं। इसलिए जो तमाम नागरिक स्वतंत्रताएं हैं, जनतंत्र में जैसे जैसे नागरिक स्वतंत्रताओं का विस्तार होगा, राज्य के हस्तक्षेप से नागरिक स्वतंत्रताएं दूर रहेंगी, जनतंत्र में मानता हूं लिबरल डेमोक्रेसी के टर्म्स में वो इतना मजबूत लोकतंत्र होगा, कम से कम लिबरल डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जैसे जैसे अब नागरिक स्वतंत्रताओं को, राजनीतिक अधिकारों और समानताओं को श्रिंक करेंगे, उसे कम करते जाएंगे, चाहे संविधान में संशोधन के द्वारा कर दें, जिसको कहते हैं कि अगर आपके पास मेजॉरिटी बहुत आ जाता, चुनावी मेजॉरिटी, तो उसके बाद वो जो बहुमत का आतंक है कि आप उसके बल पे संविधान को बदल दीजिए और फिर कानून के द्वारा वो न्यायपालिका के द्वारा स्थापित हो जाएगी। तो विधान पालिका ने इसको संशोधित किया है। कई बार न्यायिक समीक्षा पे सवाल उठ गए हैं, अब तो आप जानते हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर पर भी सवाल उठा दिया गया था रंजन गोगोई के द्वारा राज्यसभा में। यानी वो बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान की मूल आत्मा को, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की स्वतंत्रताओं को बचाने वाली व्यवस्था, उस पर भी अब सवाल उठने लगा। ये सारे सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। सवालों को उठा करके संविधान की जो नागरिक स्वतंत्रताओं से संबंधित प्रतिरोध नहीं है तो जनतंत्र कहाँ है फिर? तो ऐसी स्थिति में इन तमाम चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। मैं मानता हूँ कि फिलहाल, जैसा कि हमारे कुछ साथियों ने कहा, लगातार ये बातें भी, एक राजनीतिक राहत की स्थिति है, लेकिन जो षड्यंत्रकारी सत्ता में उस दृष्टि और विचार और हिंदुत्ववादी ताकतें बैठी हुई हैं, उनकी कोशिश फिर भी जारी रहेगी। जमीन पे जो विष बमन उन्होंने किया है, विष बोया है, उसका प्रभाव तो समाज में विद्यमान है। सोशल मीडिया और तमाम जगहों पे देखिएगा, अभद्र भाषा में जिस प्रकार से आप सिर्फ नागरिक स्वतंत्रताओं और धार्मिक स्वतंत्रताओं की बात कर दीजिए कि भाई अल्पसंख्यकों को भी उतना ही धार्मिक स्वतंत्रता है जितना किसी अन्य धर्मावलंबी को, यह बहुसंख्यक, फौरन अभद्र भाषा का प्रयोग होता है और फौरन आपको देशद्रोही और ये वो। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, एक और खतरे की इशारा करके मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। देखिए, जनतंत्र जो लिबरल डेमोक्रेसी है, संवैधानिक जनतंत्र हमारे यहाँ, सामान्यतः उसका संचालन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा होता है। और राजनीतिक पार्टियों में एक बहुत बड़ी पार्टी जो सत्ता में पहुंचे और जो लगातार कोशिश करे कि अधिक से अधिक सीट वो जीत जाएं, और वो एक धर्म विशेष या अल्पसंख्यकों को एक टिकट नहीं दे। वैसी स्थिति में अल्पसंख्यकों का संसदीय जनतंत्र में कोई प्रतिनिधित्व होगा? अगर अन्य पार्टियां, सपोज कीजिए 400 वो जीत जाते या 400 से भी अधिक जीत जाते, एक भी प्रतिनिधित्व नहीं होता। तो जब नागरिकों को प्रतिनिधित्व इस आधार पे नहीं मिले, तो वो किसी धर्म विशेष के हैं, माइनॉरिटीज हैं, तो आप सोच लीजिए कि कैसे संवैधानिक जनतंत्र बनाने की उनकी कोशिश थी। आज भी देखिए, विपक्षी पार्टियों में जो अल्पसंख्यकों के कुछ जीते हुए सांसद सदस्य और प्रतिनिधि हैं, अन्यथा बीजेपी में तो एक भी नहीं है। तो इसलिए आशंका इस बात की थी, और अगर ये शक्तियां भविष्य में फिर शक्तिशाली हुई तो निसंदेह जो है समाज के उन वर्गों को, उन नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था में भी जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है वो भी उसे नहीं मिल पाएगा। और जब आप लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे तो जो संसद कानून निर्माण से लेके संशोधन करती है वो कैसे कानून बना देगी, और न्यायपालिका जब अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता की संवैधानिक दायित्व को बचाने की स्थिति में नहीं हो, चाहे उसके बहुत सारे प्रकार हैं, तो क्या आप भारतीय नागरिक, वो किसी धर्म और किसी जाति और भाषा को, तो बहुमतवादी व्यवस्था अगर हो जाए
तो किस किस प्रकार के खतरे हैं और नागरिक स्वतंत्रताओं का क्या होगा। मैंने कुछ बातें संक्षेप में इसमें रखी है। रही बात की हम लोगों को विभिन्न नागरिक संगठनों को जो एक खास अल्पसंख्यक विरोधी और हिंदुत्ववादी नागरिक संगठन होने का दावा करते हैं, वो नागरिक संगठन नहीं है, वो धार्मिक संगठनों जैसे कट्टर उनसे सिर्फ दूरी ही नहीं बनाना, उनके खिलाफ भी लड़ना है और अन्य तमाम नागरिक संगठनों से संवाद करके, उनसे संपर्क करके एक राष्ट्रव्यापी एका तैयार करने की आवश्यकता है। पीयूसीएल, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने इस संगठन की स्थापना की थी, इस देश में नागरिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों को बचाने के लिए उनके द्वारा जो प्रयास स्वतंत्र भारत में हुआ, कम से कम हम एक डेमोक्रेसी के रूप में रहे, तो सवाल है कि पीयूसीएल इसमें अगुवाई करे और तमाम ऐसे संगठनों से संवाद करे और एक मजबूत इस प्रकार का जो है माहौल, राजनीतिक व्यवस्था बनाने की कोशिश करे जो तमाम नागरिक स्वतंत्रताओं पर होने वाले आक्रमणों को नकारने की स्थिति में हो, उसे रोकने की स्थिति में हो और सत्ता पक्ष या सरकार ऐसा दुस्साहस नहीं करे कि जो नागरिक स्वतंत्रताओं पर हमला करने की बात करें। धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।